चलिए बच्चों ध्यान देंगे क्लास 7 सीबीएसई। ठीक है, हम लोग चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं। आज चैप्टर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर 12 का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? रेस्पिरेशन, यानी कि हमारी कोशिकाओं को कैसे ऊर्जा मिलती है। हम लोग जो भी फूड इनटेक करते हैं तो फूड से हमारे कोशिकाओं को कैसे ऊर्जा मिलती है, उसके बारे में हम लोग देखें। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि जब हमारी कोशिकाओं में रेस्पिरेशन हो जाता है तो रेस्पिरेशन होने के बाद जो भी कंपोनेंट्स में फूड जो टूटता है तो वो हमारे कोशिकाओं में कैसे पहुंचता है। ठीक है, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन हमारे कोशिकाओं में कैसे होता है, इसको हम लोग इस चीज को आज देखेंगे। तो इसके लिए हमारे शरीर में क्या होती है? हमारे शरीर में वेसल्स यानी कि वाहिकाएं होती हैं जो हमारे ब्लड और ब्लड के साथ फूड मटेरियल को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाती है। ब्लड वेसल्स के थ्रू ही शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचता है। और वो जो भी हमारे शरीर में जो भी भोजन जो अपने कंपोनेंट्स में टूटता है वो ब्लड के माध्यम से शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, ब्लड वेसल्स में होते हुए। इस रक्त को साइज देने के लिए सबको एक मतलब कि कंट्रोल करने के लिए ब्लड वेसल्स बनी होती हैं हमारे शरीर में, ताकि वो एक रास्ते से प्रवाह हो। ठीक है, और उसके प्रवाह में कोई रुकावट न आए, ब्लड के प्रवाह में कोई रुकावट न आए, इसके लिए हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स बने होते हैं। उन्हीं वेसल्स से ऑक्सीजन हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं तक पहुंचता है। जब कोशिकाओं में रेस्पिरेशन की क्रिया हो जाती है उसके उपरांत कोशिकाओं में जो भी भोजन है कंपोनेंट्स पहुंचते हैं, वहां रेस्पिरेशन की क्रिया हो जाती है। तो उनसे रेस्पिरेशन के बाद जो एक्सक्रीशन निकलता है, जो भी वर्ज्य पदार्थ निकलता है, पुनः ब्लड से मतलब कि ब्लड से होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकलता है। और कोशिकाओं तक कोशिकाओं को ऊर्जा मिलने का जो माध्यम होता है वो भी ब्लड के माध्यम से ही जो भी है फूड कंपोनेंट्स हमारी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, ताकि उनको वहां जैविक प्रक्रियाएं होती है और हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे कि पौधों और जंतुओं में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, यानी कि खाद्य पदार्थों का या यूं कहें कि खाद्य अवयवों का, कंपोनेंट्स का, भोजन के अवयवों का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब हमारे शरीर में रेस्पिरेशन हो जाता है तो उसके उपरांत जो वर्ज्य पदार्थ निकलते हैं उसका कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, ये बार्क हो जाएगा, पेड़ों के जो छिलके होते हैं ये बार्क हो जाएंगे। ये आपको अंदर का जो भी वेसल है जाइलम होता है, जाइलम। ठीक है, जाइलम होता है। इससे जो भी है वाटर मिनरल ये सब पत्तियों तक पहुंचता है, पौधों की जड़ों से होते हुए, सूट से, बाय रूट और सूट से होते हुए पहुंचता है पत्तियों तक। ये आपका फ्लोएम हो गई, ये फ्लोएम वाहिनी हो गई। भोज्य पदार्थ जो पत्तियों में भोजन बन जाता है तो फ्लोएम के माध्यम से ये बाहर आता है, ये फ्लोएम हो गई, फ्लोएम वाहिनी। तो फ्लोएम वाहिकाएं हो गई। ठीक है, फ्लोएम
ये हो जाएंगी फ्लोएड। फ्लोएड हो गई, ठीक है। ये हो जाएगा ऊपर का जो कोर्टेक्स है बार्क हो गया, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, 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 ये हो जाएगा हम लोग का ये पीठ। ऐसे करके होते हैं साथ, ठीक है। ये हो जाएंगे पीठ। पीठ, पीठ इसको बोलेंगे पीठ। कैम्बियम, ये हम लोग का हो जाएगा कैम्बियम, कैम्बियम। Transportation of substance in plants. Transportation of substance in plants. ठीक है। हम लोग का ह्यूमन हार्ट है, inner view of human heart, inner view of human heart। एक और फिगर है हम लोगों का, किडनीज।
यहाँ से 2 यूरेटर आएंगे, कैसे करके यहाँ से भी ऐसे आएंगे। यहाँ पे दोनों का ब्लेडर है, यहाँ पे हम लोगों का ऐसे एक ब्लेडर है, होता है। ठीक है, ये है हम लोग का, इसको हम लोग बोलेंगे ब्लेडर। ब्लेडर ये हम लोग का है यूरेथ्रा, हम लोग का यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ये हम लोग का यूरेटर कहा जाएगा, यूरेटर। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरेटर हो गया। ये किडनी हो गई, दोनों तरफ किडनी, इधर भी हो गई, इधर भी हो गई। ठीक है, ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनर व्यू ऑफ हार्ट है ये आप लोगों का नीचे का हो जाएगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमारा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हम लोग यहाँ का नहीं है, यहाँ का नहीं है, नहीं है यहाँ का। हाँ, यहाँ का है। ये हम लोग का है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हम लोग का है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिस्टम ये दिस है। ये हम लोगों का फिगर 1 हो गया। ये हम लोगों का अरे नहीं दिख रहा है पेज, यहाँ का। ये हम लोग का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो हम लोग का ये तीनों फिगर इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, थर्ड फिगर। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पौधों और जंतुओं में पदार्थों का कैसे वहन होता है, कैसे परिवहन होता है। इसको हम लोग कैसे पदार्थों का वहन होता है, इसको हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये तीनों फिगर हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ये ब्लड सर्कुलेशन का ये फिगर, ये ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है। ये हम लोग का ह्यूमन
पौधों में पदार्थों का कैसे वहन होता है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टू स्टे अलाइव ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। ठीक है, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल्स टू द ऑर्गन्स दैट एक्सक्रीट्स देम। कहने का मतलब कि जीवित रहने के लिए सारे जीवित प्राणियों में क्या है, भोज्य पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन आवश्यक है, वहन आवश्यक है। एक भाग से दूसरे भाग में फूड, वाटर, ऑक्सीजन जैसे कि भोजन, जल और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं शरीर के विभिन्न अंगों में। वास्ट प्रोडक्ट्स और जब शरीर में, हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में जब जैविक प्रक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं, उसके उपरांत जो वास्ट मटेरियल बनता है, वर्ज्य पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनको भी शरीर के से बाहर निष्कासन के लिए निष्कासी अंगों के पास, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास यानी भेज दी जाती है। ये हमारी किडनी है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये फिगर है, हम लोग का डायग्राम है। ठीक है, ये दोनों तरफ किडनियां हैं, दोनों हमारी किडनीज। ठीक है, बोथ आर किडनी, दोनों तरफ यूरेटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। इट इज वेरी सिंपल, द न्यूट्रिएंट्स एवरी पार्ट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन। कहने का मतलब कि एक कोशिकीय जीवों में, चूंकि उनकी संरचना एक ही कोशिका से बनी, एक ही कोशिका से उनके शरीर बने होते हैं, विकसित होते हैं, इसलिए एक कोशिकीय जीवों में पदार्थों का परिवहन आसान होता है, बहुत सिंपल होता है। लेकिन मनुष्य जैसे जिसका शरीर असंख्य कोशिकाओं में बना, असंख्य कोशिकाओं से निर्मित होता है, मनुष्य, कोई जीव जंतु, एनिमल हो गया, मैमल्स और स्तनधारी हो गए, जिनका शरीर बहुत सारी असंख्य कोशिकाओं से बना होता है, उनमें जो है पदार्थों का वहन, फूड, ऑक्सीजन और जो भी है वाटर, ये सब पदार्थों का वहन जो है बहुत जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बहुत सारे अंग, बहुत सारे मतलब कि वाहिकाएं उसमें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका अध्ययन करें कि मनुष्यों में पदार्थों का वहन कैसे होता है, जंतुओं में पदार्थों का वहन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन्स। टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन्स। तो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एक कोशिकीय जीव में जो पदार्थों का परिवहन होता है वो विसरण विधि द्वारा होता है, उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। लेकिन जब मानव में ये ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसे नाम दिया जाता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें जो अंग शामिल होते हैं उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। और जो मनुष्य में ये पदार्थों के परिवहन को नाम दिया जाता है सर्कुलेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, हम लोग के शरीर में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहन पदार्थों का कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज टू स्लो टू वर्क इन हायर एनिमल्स। ठीक है, विसरण की प्रक्रिया जो है उच्च विकसित जीवों में बहुत ही मंद हो जाती है। इन सच एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ए वेल डेवलप्ड पिकअप एंड डिलीवरी सिस्टम, जैसे कि मानव जिसका बहुत ही विकसित मतलब कि बहुत ही विकसित अंग तंत्र होता है, निष्कासी तंत्र होता है, नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम, उनमें जो है ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया, डिफ्यूजन की प्रक्रिया काम नहीं कर पाती, वहां फेल हो जाती है, स्लो मंद पड़ जाती है। तो उनके शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए एक सिस्टम, जिस सिस्टम से उनके शरीर में पदार्थों का वहन होता है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम दिया जाता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, is present in the circulatory system, the blood delivers food and oxygen to every cell। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जो वाहक का काम करता है ब्लड, सारे पदार्थों के वाहक का कैरियर ढोने का काम ब्लड ही करता है। द ब्लड डिलीवर फूड एंड ऑक्सीजन, ब्लड क्या करता है कि भोजन जो हम लोग लेते हैं, भोजन हमारे दांतों द्वारा अवयवों में तोड़ दिया जाता है, आंत में जाता है, और भी कंपोनेंट्स में टूट जाता है, सारे भोजन से उसके अवयव अलग अलग हो जाते हैं। वो अवयव हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और हमारे शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन भी पहुंचते हैं ताकि कोशिकाओं में रेस्पिरेशन हो पाए। तो ये काम पहुंचाने का काम करता है ब्लड। ब्लड ही हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं में उनको उनके भोजन का अंश या यूं कहें कि भोजन के कंपोनेंट्स उन कोशिकाओं तक पहुंचाता है और ऑक्सीजन पहुंचाता है।
ताकि उनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सके, कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके, उनमें जैविक प्रक्रियाएं संपन्न हो सके, और ताकि सारे शरीर की हमारी सारी कोशिकाएं सुचारू रूप से कार्य करें, तभी हम भी जीवित रह पाएंगे। फॉर बीइंग अलाइव, हम लोग को जीवित रहने के लिए इन सारी कोशिकाओं का सुचारू रूप से कार्य करना जरूरी है, इनके अंदर जैविक प्रक्रियाओं का होना जरूरी है। इसके वाहक का काम क्या करता है? ब्लड करता है। ब्लड ही हमारे शरीर की कोशिकाओं तक फूड कंपोनेंट्स को और ऑक्सीजन को पहुंचाता है। इट ऑल्सो कैरीज व्हाट अवे फ्रॉम लिविंग सेल्स इन द बॉडी, और यह क्या करता है कि जब हमारी कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया हो जाती है, उनसे जो भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उनको भी हमारे शरीर के निष्कासित अंग तक, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। वो भी अब हम लोग ब्लड के बारे, इस तरह हमारे ब्लड का हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही अहम योगदान है, इसलिए आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग का चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। अब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड जो होता है, ब्लड इज द फ्लूइड, ब्लड इज द फ्लूइड व्हिच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स इन ट्रांसपोर्ट substance like digested food from the small intestine to the another part of the body। कहने का मतलब कि रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल द्रव होता है, एक तरल होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। यह ट्रांसपोर्ट करता है, वहन करता है सबस्टांस पदार्थ, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, पचे हुए भोजन का, जब भोजन पच जाता है इंटेस्टिन में, उसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाता है, तो उन कंपोनेंट्स का जो है हमारे शरीर के अन्य भागों में, अन्य भाग की कोशिकाओं तक यह वहन करता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। यह ऑक्सीजन का, जो हम ऑक्सीजन लंग्स में लेते हैं, लंग्स के माध्यम से जो ऑक्सीजन हम लोग इंटेक करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हमारे शरीर में, वो लंग्स में एकत्रित रहता है, उसे भी यह शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वास्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। यह क्या करता है कि शरीर से वर्ज्य पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन के लिए भी वाहक का काम करता है, वहन का काम करता है। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 3 to 5 लीटर्स ऑफ ब्लड, और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 3 से 5 लीटर ब्लड, रक्त मौजूद होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड नोन एज प्लाज्मा इन व्हिच 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स फ्लो। रक्त के अंदर एक द्रव होता है जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, जिसमें 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, पहला है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या चीज है? जो कि रक्त का 90% भाग प्लाज्मा से ही बना होता है। ठीक है, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, इट इज येलो इन कलर एंड कंटेन्स अबाउट 90% वाटर। कहने का मतलब है कि प्लाज्मा जो है रक्त का वह लिक्विड भाग होता है जिसका 90% वाटर होता है। रक्त का अधिकांश भाग प्लाज्मा से ही बना होता है। ठीक है, एक द्रव होता है। इट इज येलो इन कलर, यह कलर में येलो होता है, और इसका 90% भाग जलीय होता है, उसमें जल होता है। इट हैज फूड, वास्ट, एंजाइम एक्सेट्रा डिसॉल्व इन इट। इसके अंदर भोज्य पदार्थ, भोजन पदार्थ, भोजन के इसके अंदर मतलब कि भोजन पदार्थ, वाष्प जो है मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ, और एंजाइम्स डिसॉल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स दैट हेल्प द ब्लड टू फ्लो। इसके अंदर एक तरह का प्रोटीन भी होता है जो कि रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, रक्त को जमाने में, थक्का बनाने में उसका मदद करता है। तो हम लोग देखते हैं कि ब्लड, हम लोग का शरीर का कोई अंग कट जाता है तो बहुत जल्द उससे थक्का बन जाता है, तो उसके अंदर, ब्लड के अंदर चूंकि प्रोटीन मौजूद होता है जो ब्लड का क्लोटिंग करने में मदद करता है। अब हम लोग जो हम लोग तो देख लें कि रक्त का भाग, अधिकांश भाग प्लाज्मा का बना होता है। इस प्लाज्मा के अंदर 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। क्या प्लाज्मा होता है इसको हम लोग समझ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे जो ब्लड के अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स। These are disc-shaped cells. They contain a red colored pigment called hemoglobin. जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं। ये डिस्क-shaped सेल्स होती हैं, तस्तरी प्लेट नुमा कोशिकाएं होती हैं। They contain a red colored pigment. इनके अंदर एक लौह, मतलब कि लाल रंग का वर्णक होता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन होता है। इसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। This pigment absorbs oxygen and transport it to the cells of all over the body. ये पिगमेंट क्या करता है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता
सारे भाव की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ए कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन क्या करता है कि जब ऑक्सीजन जो है जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, जो लाल रंग का पिगमेंट होता है जो लंग से ऑक्सीजन हमारे रक्त तक पहुंचता है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो ये मिलके हीमोग्लोबिन जब हमारे ऑक्सीजन में मिल जाता है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब करता है, तो एक क्या करता है, एक कंपाउंड बनाता है, एक यौगिक बनाता है जिसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। दिस इज ए रिवर्सिबल एक्शन व्हेन ब्लड रीचेस टू सेल्स एंड टिश्यूज which need oxyhemoglobin again changing to oxygen hemoglobin। करा है कि यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक परिवर्तनीय प्रक्रिया है, ठीक है। यानी इसे हम लोग बोल सकते हैं कि यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन वह होता है जिसमें कि अगर कोई पदार्थ मान लीजिए कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया, तो फिर वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाए। यानी कि अगर कोई पदार्थ बन जाता है दो पदार्थों के मिलने से, तो फिर अगर आवश्यकता हो तो दोनों पदार्थों में अलग अलग दोनों पदार्थों में वो टूट जाए, बढ़ जाए। उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं। और एक प्रोसेस समझे, जैसे कि अगर हम लोग मान लीजिए कि अगर हम चाय बना लिए, चाय, पानी, चीनी, दूध सब डाल के चाय बनाते हैं। अब अगर हम लोग चाय से चीनी, पानी, दूध को अलग करना चाहे, हम लोग तो नहीं कर सकते, ठीक है। वो अपने सेम कलर में हमको जैसा चाहिए नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का दूध, हम लोग का जो है चाय का बनना एक अनुक्रमणीय परिवर्तन, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि चाय से फिर हम चीनी, पानी और चाय जो चाय उसमें डालते हैं हम प्राप्त नहीं कर सकते इसके ओरिजिनल रूप में। लेकिन यहाँ पे कर रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जब शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है तो फिर वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग टूट जाता है और उन कोशिकाओं को उनका ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो कहते हैं अपने भाग पे हो जाता है, फिर रक्त में जो कहते हैं पड़ा जाता है, ठीक है। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। इस ऑक्सीजन का कोशिकाओं द्वारा श्वसन में उपयोग कर लिया जाता है। हीमोग्लोबिन देन बिकम्स फ्री, तब हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है टू कैरी मोर ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ढोने के लिए फ्री हो जाता है, फिर वो ऑक्सीजन के वहन का काम करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स, अब हम लोग देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं। दीज आर स्लाइटली लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स, कारण कि ये थोड़ी सी लाल रक्त कोशिकाओं से थोड़ी सी बड़ी होती है। दे आर फ्यूअर इन नंबर देन रेड ब्लड सेल्स, ये संख्या में लाल रक्त कोशिकाओं से कम होती हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, इनका मुख्य कार्य होता है रोगों से लड़ना, रोगों से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का काम सबसे ज्यादा कौन करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं। रक्त के ऑक्सीजन के वहन का काम कौन करता है, कैरियर का काम कौन करता है, तो रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन के वहन का काम करती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगों से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, रोगों से लड़ती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, जो तीसरी ब्लड सेल्स है, उसका नाम है प्लेटलेट्स। हिंदी में इनको पट्टिकाणु या बिंबाणु कहा जाता है। दीज आर स्मॉलर देन रेड ब्लड सेल्स, ये क्या होते हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं से साइज में छोटी होती हैं। दे हेल्प द ब्लड टू फ्लो, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। हमारा ब्लड जो क्लोटिंग होता है वो एक्चुअली ब्लड में प्लेटलेट्स की मौजूदगी की वजह से ही होता है। पढ़ने ब्लड में प्रोटीन की मौजूदगी से होता है, तो ये प्लेटलेट्स प्रोटीन्स की ही बनी होती है, ठीक है। इनकी मौजूदगी से ही ब्लड क्लॉट होता है। ये एक तरह के पिगमेंट होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स पट्टिकाणु, यानी तीसरे तरह के जो ब्लड सेल्स है उनका नाम है पट्टिकाणु। इनके अंदर प्रोटीन होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो हमारा रक्त जो क्लॉट होता है वो प्लेटलेट्स की मदद से ही होता है। Whenever there is a wound on the body, जब हमारे शरीर में कोई घाव हो जाता है, this clot prevents the flow of blood, ये रक्त का जो थक्का बनता है वो रक्त के प्रवाह को रोक देता है, इससे ब्लड लो, और इस तरह हमारे शरीर में रक्त की क्षति होने से रोकता है, ठीक है। There are 4 kinds of blood groups, हमारे शरीर में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, known as A, B, AB and O। उसके नाम है A group, B group, AB group and O group। Different persons have different blood groups, मतलब कि भिन्न भिन्न लोगों के पास अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप्स मौजूद होते हैं। ब्लड वेसल्स हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड इज पंप्ड बाय
हार्ट इन टॉप ब्लड वेसल कॉल्ड आर्टरी। कह रहा है कि ब्लड जो है हृदय के द्वारा जब ब्लड क्या किया जाता है, ब्लड हृदय के द्वारा जब शुद्ध कर लिया जाता है तो उछाला जाता है। ब्लड इज पंप, छानने के बाद ब्लड जो है उछाला जाता है इन टॉप ब्लड वेसल, यानी ब्लड वेसल ऊपर की ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिकाओं में, ठीक है, जिनको आर्टरीज कहते हैं। यहाँ हम लोग का हार्ट है, यहाँ पे हम लोग का हार्ट है, यहाँ फिगर, इसका फिगर बनाने के लिए हम लोग को यहाँ जगह नहीं मिल पाया है, ये हम लोग का है, यहाँ पे हार्ट है। ये जब रक्त उछाला जाता है तो ये आर्टरीज में, यहाँ ऊपर स्थित आर्टरीज में पहुंचता है। ये आर्टरीज है, ये वेन्स है, यहाँ आर्टरीज है, ये वेन्स है, ये हम लोग का हार्ट है, ठीक है। ये लंग्स है, यहाँ पे लंग्स है, ठीक है। फेफड़ा में ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, पहुंचता है हमारे हार्ट में, यहाँ शुद्ध हो जाता है रक्त, तो उछाला जाता है, आर्टरीज में पहुंचता है। आर्टरीज में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आर्टरीज को हिंदी में धमनियां बोलते हैं, इनमें शुद्ध रक्त, प्यूरिफाइड रक्त प्रवाहित होता है। और वेन्स जो सिराएं जिनको हम कहते हैं, इनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यानी कि हमारे शरीर के सारे भागों से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रक्त होता है, जो शुद्ध रक्त होता है, ये वेन्स के माध्यम से हार्ट में पहुंचता है। और हार्ट जब रक्त को प्यूरिफाई कर देता है, पंप कर देता है, उनको जब मतलब शुद्ध कर देता है, तो ये आर्टरी में पहुंचती है और फिर शरीर के सारे भागों में पहुंचती है, ठीक है। ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट इनटू ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टरी। आर्टरीज कैन ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज क्या करते हैं कि ब्लड को हृदय से कैरी करती हैं, ढोती है। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड, चूंकि रक्त का प्रवाह बहुत तीव्र गति से होता है, एंड एट ए हाई प्रेशर, उच्च दबाव पर होता है। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, इसलिए आर्टरीज, धमनियों की दीवारें जो होती हैं मोटी होती हैं और इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक का मतलब कि जैसे तैसे, जैसे चाहे वैसे मोड़ लेती हैं अपनी दीवार को, ठीक है, लचीली होती हैं। टू फील द ब्लड रशिंग थ्रू द आर्टरीज, प्लेस 2 फिंगर इन द होलो स्पॉट ऑन द रिस्ट। कहने का मतलब है कि अपने शरीर में धमनियों की उपस्थिति को हम अगर देखना चाहें तो हमारा जो ये कलाई, इसके बीच में जो गैप है यहाँ पे, इसके गैप में हम लोग अपनी क्या करेंगे कि हॉलो स्पॉट जो है, खाली जगह है, उसमें अपनी एक उंगली को कोई हम दबाएंगे, अपनी एक उंगली को, या क्या करेंगे, 2 उंगलियों को दबाएंगे। द थ्रोबिंग सेंसेशन, अगर हमें थ्रोबिंग सेंसेशन होगा, अगर हमें लगेगा कुछ मतलब कि धक धक जैसा यहाँ हो रहा है, या कोई मतलब कि मान लीजिए कोई हलचल जैसा यहाँ हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा हमें अनुभव होता है तो यू विल फील ब्लड रशिंग, तो आप अनुभव कर सकते हैं कि हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत अगर हलचल अगर हमें मालूम पड़ गई, इस अगर होलो स्पॉट में 2 उंगलियों को ऐसे दबाते हैं ऐसे, ठीक है, तो हमें इसका ये आभास दिलाता है कि हमारे शरीर में रक्त का फ्लो हो रहा है, ठीक है, रशिंग हो रहा है, रक्त रस हो रहा है, ठीक है। You will feel blood rushing through the artery. This throbbing is called pulse. इस थ्रोबिंग को जो इस तरह उंगलियों को यहाँ पे होलो स्पॉट पे हम लगा के करते हैं, इसे पल्स कहा जाता है। नाड़ी, इसको हम कहते हैं नाड़ी, ठीक है। डॉक्टर लोग कभी किसी के शरीर में ब्लड का फ्लो हो रहा है कि नहीं, ऐसा जानने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, उंगली को दबा के देखते हैं, ठीक है, ब्लड का फ्लो इसके शरीर में हो रहा है, इसी पल्स, यही नाड़ी से भी वो पता कर लेते हैं। Arteries branch into smaller and smaller arteries and finally into capillary। कह रहा है कि जब ये धमनियां क्या होती है कि आगे चल के ये धमनियां आगे चल के अपनी पतली नलिकाओं में विभक्त हो जाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, अपनी पतली नलिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं, केशिकाएं बोलते हैं। थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, इन्हें हम लोग सबसे पतली ये रक्त वाहिकाएं भी बोलते हैं। These are so thick as thickness of hair। इन कोशिकाओं की मोटाई इतनी होती है जैसे हमारे शरीर के बाल की मोटाई होती है, इतनी पतली पतली कोशिकाओं में आर्टरीज जो है, इतनी पतली पतली कोशिकाओं में ये आर्टरी जो है इतनी पतली पतली नलिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। दे हैव वेरी थिन वॉल, उनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। इट इज थ्रू दिस थिन कैपिलरी वॉल्स दैट, कह रहा है कि ऐसा इन केशिकाओं के पतले दीवारों की
पतली दीवारों के चलते ही होता है, पतली दीवारों के चलते ही होता है जो ये सब प्रॉपर्टी दिया है नीचे कि ये सब इन कोशिकाओं की पतली दीवारों के चलते ही होता है। दैट ऑक्सीजन पिक्ड अप फ्रॉम द एल्वेओली इन द लंग्स, कहने का मतलब कि ऑक्सीजन जो लंग्स से एल्वेओली तक पहुंचता है, जिससे ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं, जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन के दौरान लंग्स के बनावट में, लंग्स के कार्यविधि में। तो ऑक्सीजन वहां से उठा लिया जाता है, एल्वेओली जिनसे ब्लड वेसल जुड़ी होती है वहां से ऑक्सीजन पिक कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, ठीक है, और शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। डाइजेस्टेड फूड इज पिक्ड अप इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, पचा हुआ भोजन भी उठा लिया जाता है छोटी आंत से, ठीक है, और शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। इन ये काम कौन करती है? कैपिलरीज करते हैं, ब्लड वेसल्स करते हैं, ठीक है। द ऑक्सीजन एंड डाइजेशन फूड आर पास्ड ऑन टू ईच सेल ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन और पचा हुआ भोजन हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है इन्हीं रक्तवाहिकाओं द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वास्ट आर पिक्ड अप फ्रॉम एवरी सेल, और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर अपशिष्ट पदार्थ जो हैं पिक्ड अप किए जाते हैं सारी कोशिकाओं से रेस्पिरेशन के दौरान, जो उनसे वर्ज्य पदार्थ निकलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, तो उन कोशिकाओं से, ठीक है, उठा लिए जाते हैं और उनका ये ब्लड वेसल्स में वहन होता है, जिसमें कि ये सब मदद करती हैं, ये ब्लड वेसल्स मदद करती हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये थिनेस्ट ब्लड वेसल, ये कैपिलरीज हैं जो मदद करती है, ये सब कार्यों में कैपिलरीज मदद करती है। हम लोग पढ़े 300 मिलियन एल्वेओली हमारे शरीर में, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में होते हैं। इस तरह हमारे शरीर में असंख्य ऐसी कोशिका होती, ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। वेन्स आर द vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart। कह रहा है कि वेन्स, जिनको हिंदी में हम सिराएं कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, यानी कि हमारे शरीर के अशुद्ध रक्त को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, वैसे रक्त को शरीर के सारे भागों से हृदय तक पहुंचाता है। द वेन्स हैव थिन वॉल, सिराओं की दीवारें एकदम पतली होती हैं। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स, इन वेन्स में वॉल्स होते हैं, कपाट जगह जगह पे मौजूद होते हैं, ठीक है, जगह जगह पे दरवाजा नुमा रचना यानी कपाट, जिसको हम लोग वॉल बोलते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। हम पाइप में देखते हैं ना वाल्व लगे होते हैं, एक पाइप से दूसरे वाल्व का जो होता है वहाँ बोल्ट लगे होते हैं, ठीक है। अगर एक पाइप से दूसरे पाइप में अगर हम पानी को जाने से रुकना अगर जरूरी है तो वहाँ पर वाल्व जोड़ते हैं, तो कपाट लगे होते हैं। देयर आर वाल्व प्रेजेंट इन वेन्स व्हिच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। इनमें वाल्व लगे होते हैं, जब हार्ट आगे चला जाता है तो पीछे के वाल्व बंद होते जाते हैं, जो ब्लड को रिटर्न नहीं आने देते उसके जिस राह से ब्लड, जिस मार्ग से ब्लड जाता है, जिस पैसेज से जाता है, जिस रास्ते से, उसे फिर दोबारा उसके रास्ते में रिटर्न नहीं आने देते। वाल्व जो कपाट है जो बंद होते जाते हैं, ठीक है। इसलिए ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन बढ़ता है, जब बना हुआ तो हार्ट तक जाता है, ठीक है, दिल से हार्ट तक जाता है, और हार्ट से आर्टरीज के माध्यम से थ्रू द आर्टरीज क्या पहुंचता है, शरीर की सारी कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो ये वाल्व जो होता है इसमें, वो रक्त को एक दिशा में बहने के लिए मजबूर करते हैं, ये बंद होते जाते हैं, जिससे ब्लड रिटर्न नहीं कर पाता। अब हम लोग हार्ट को देखते हैं। द हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड कंटिन्यूअसली विच कैरीज द सब्सटेंस विद। कहने का मतलब कि हार्ट जो है मानव हृदय एक मांसपेशीय ऑर्गन है, अंग है। ये मानव हृदय जो है मांसपेशियों का बना होता है, इसमें हड्डियां बोन्स नहीं होती, ठीक है। विच कैरी अदर सब्सटेंस विद इट, जो कि क्या करता है, दैट पंप्स ब्लड कंटिन्यूअसली, जो रक्त को छानने का काम लगातार करता है, शुद्ध करने का काम लगातार करता है। विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट, और जो अपने साथ रक्त को छानता है और अन्य सारे पदार्थों को भी ढोता है। इट बीट्स 60 to 80 टाइम्स पर मिनट, और क्या करता है, देखिए मानव हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो रक्त के छानने का काम करता है। जिस रक्त में ऑक्सीजन होता है और कई अन्य तरह के पदार्थ होते हैं, जिसको रक्त ऑलरेडी अपने साथ ढोते रहता है, उसको पंपिंग करने का काम ह्यूमन हार्ट करता है, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो गया हो तो उससे आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है।
सॉरी फॉर दैट इसके लिए, ठीक है। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, जो मानव हृदय होता है वो चेस्ट कैविटी में, यानी कि छाती गुहा में, छाती की गुहा में, ठीक है, अवस्थित होता है। विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, और छाती की गुहा में क्या होता है, उसके लोअर टिप में, उसके छाती के हमारे निचले भाग में और लेफ्ट में, थोड़ा लेफ्ट करके बीच जो मिडिल पार्ट जो हम लोग का जो बैकबोन होता है उससे थोड़ा सा लेफ्ट में अवस्थित होता है, ठीक है। When we hold our palm, जब हम लोग अपनी हथेलियां खोलते हैं, इस साइड ऑफ हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट ऑफ चेम्बर। जब हम लोग अपने होल्ड और पाम, अपनी हथेलियों को जब हम होल्ड करते हैं, ठीक है, होल्ड करने का मतलब कि हम अपनी हथेलियों को जब हम बंद करते हैं, इस साइड ऑफ हार्ट पकड़ते हैं अपनी हथेली को जब हम लोग, तो क्या होता है, हमारा जो हृदय है दो चेम्बर्स में बढ़ जाता है। द टॉप चेम्बर विद द कंपैरेटिवली थिनर वॉल्स आर कॉल्ड ऑरिकल, ऊपर का जो है चेम्बर जिसकी दीवारें पतली होती हैं उन्हें ऑरिकल कहते हैं, ठीक है। और द टॉप चेम्बर विद कंपैरेटिवली इनर वॉल्स आर कॉल्ड ऑरिकल, ऊपर का जिसकी दीवारें पतली होती है उन्हें ऑरिकल कहते हैं हम लोग। द टू लोअर चेम्बर, लेफ्ट में लेफ्ट ऑरिकल, राइट में राइट ऑरिकल होते हैं, और दो एंड टू लोअर चेम्बर विद थिक मस्कुलर वॉल्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल, और नीचे की दो मोटी दीवारों वाली जो चेम्बर होते हैं, पोस्ट होते हैं, इनकी मोटी दीवारें होती हैं, हम वेंट्रिकल कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। द राइट साइड ऑफ द हार्ट, द राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ठीक है। द राइट साइड ऑफ द हार्ट, द राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल रिसीव ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड। हृदय के दाहिने भाग में जो है क्या होता है, हृदय का दाहिना भाग कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स अशुद्ध रक्त को रिसीव करता है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के सारे भागों से, और क्या करता है, एंड सेंड्स इट टू द लंग्स, इसे फेफड़े के पास भेजता है। इट्स लेफ्ट साइड, इसका लेफ्ट साइड जो है बायां भाग, द लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, जिसमें कि लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल मौजूद होता है, ये रिसीव ऑक्सीजन रिच ब्लड। जब दाहिने भाग में रक्त जाता है, शुद्ध रक्त यहाँ से शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध रक्त को लेफ्ट पार्ट रिसीव करता है, और क्या करता है, रिसीव ऑक्सीजन रिच ब्लड को, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को रिसीव करता है फ्रॉम लंग्स, फेफड़े से, एंड सेंड्स इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसे शरीर के सारे भागों तक भेजता है। और ये दोनों राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये वाल्व होते हैं, कपाट होते हैं, ठीक है। ये वाल्व होते हैं, ये भी वाल्व वाल्व पढ़ेंगे हार्ट बीट एंड पल्स, हृदय की धड़कन और पल्स, जो नाड़ी को देखकर हम लोग जो मतलब ये करते हैं, पता लगाते हैं कि किसी के हमारे शरीर में ब्लड का रस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑल द हार्ट मसल्स डू नॉट कंट्रैक्ट एट द सेम टाइम, कह रहा है कि हमारे शरीर की सारी, हमारे हृदय की सारी जो मांसपेशियां एक ही समय में नहीं खींची जाती। द टू ऑरिकल कंट्रैक्ट फर्स्ट, दो ऑरिकल करने को मतलब कि दो ऑरिकल, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, दो ऑरिकल कंट्रैक्ट होते हैं, फोर्सिंग द ब्लड इनटू वेंट्रिकल, और ये ब्लड को वेंट्रिकल में भेजते हैं वाल्व के माध्यम से, ठीक है। द टू वेंट्रिकल कंट्रैक्ट्स ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, और दोनों वेंट्रिकल्स जो होते हैं सेकेंड के एक अंश के भाग में तुरंत वो भी कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। सो ईच हार्ट बीट कैन बी हर्ड एज 2 सेकेंड, इसलिए हर एक हृदय की धड़कन को हर एक 2 सेकेंड के बाद सुना जा सकता है,
यानी कि जब भी लेफ्ट और दोनों ऑरिकल कंट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल, रक्त को वेंट्रिकल में धकेलेंगे और फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे तो शरीर के सारे भागों में धकेलेंगे। ठीक है, ऐसे करके ये, और मतलब कि ऑरिकल कंट्रैक्ट होंगे तो शरीर को ब्लड को वेंट्रिकल में मतलब करेंगे, पुश करेंगे, और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे तो शरीर को फिर रक्तवाहिकाओं में धकेलेंगे। ठीक है, तो हर एक 2 सेकंड पे हृदय के धड़कन को सुना जा सकता है। द वीक कंट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल मेक 1 सेकेंड। ठीक है, जो ऑरिकल का वीक कंट्रैक्शन होता है, कमजोर सिकुड़न होता है, 1 सेकेंड लेता है। दिस साउंड इज फॉलोड बाय ए स्ट्रॉन्गर साउंड कॉज्ड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। और इसके बाद जो वीक, ये ऑरिकल जो सिकुड़ते हैं तो इनका वीक कंट्रैक्शन होता है। साउंड बहुत मतलब कि वेंट्रिकल की अपेक्षा बहुत कमजोर साउंड निकलती है, और जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो ये स्ट्रॉन्गर साउंड करते हैं। ठीक है, इनका साउंड स्ट्रॉन्गर होता है। द डॉक्टर लिसन टू दिस 2 पार्ट हार्ट बीट लव डब। कहने का मतलब कि डॉक्टर ये दोनों हृदय के कोष्ठकों के जो ऑरिकल है वेंट्रिकल है, इनके जो 2 भाग है हमारे हृदय के, 2 ऊपर भाग हो गए, 2 नीचे भाग हो गए, तो इनके क्या करते हैं, ऊपरी और निचली भाग दोनों भागों के क्या करते हैं, हार्ट बीट को सुनते हैं, जिसे वे लव एंड डब का नाम देते हैं। ऑरिकल के कंट्रैक्शन को लव कहते हैं, वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन को डब कहते हैं। एंड यूजिंग ए डिवाइस, तो इसको सुनने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं, ऐसे सुनाई नहीं देता, जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट्स, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, ब्लड मूव्स इनटू द आर्टरी, रक्त जो है आर्टरी धमनियों में घूमता है, अंडर हाई प्रेशर, उच्च दबाव में। द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर स्ट्रेच्ड बाय द प्रेशर, जो धमनियों की दीवारें फैल जाती हैं तनाव से, दबाव से। देन द वेंट्रिकल रिलैक्सेस, ये वेंट्रिकल रिलैक्स में होते हैं। कहने का मतलब कि वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो रक्त में प्रेशर देते हैं, फोर्स देते हैं, जो रक्त जो है आर्टरीज में पहुंचता है, नीचे दबाव के साथ आर्टरीज धमनियों में पहुंचता है, जिससे कि धमनियों की दीवारें जो हैं फूल जाती हैं, फैल जाती हैं। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो द प्रेशर गोज डाउन, दबाव जो होता है कम हो जाता है। द स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ आर्टरीज विद द ईच हार्ट बीट इज फेल्ट एज ए थ्रोबिंग पल्स। यही जो है स्ट्रेचिंग, फैलना एंड रिलैक्सिंग, सिकुड़ना धमनियों का ऑफ द आर्टरीज विद ईच हार्ट बीट, हर एक हृदय की गति के साथ, हर एक हार्ट बीट के साथ, हृदय की धड़कन के साथ, इज फेल्ट एज थ्रोबिंग काइंड पल्स। इसे थ्रोबिंग के साथ महसूस किया जाता है, हलचल के साथ महसूस किया जाता है, जिसे हम लोग पल्स कहते हैं, नाड़ी कहते हैं। अब है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जीव जंतुओं में कैसे एक्सक्रीशन होता है हमारे शरीर से, वर्ज्य पदार्थों का कैसे निष्कासन होता है। When our cells performs their function, जब हमारे शरीर की कोशिकाएं अपने कार्य करती हैं, कर रही होती हैं, certain waste products are released, तो उस दरमियान कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जो टॉक्सिक एंड hence need to be removed from the body। कहने का मतलब कि ये विषैले होते हैं और इनको हमारे शरीर से तुरंत बाहर निकालने की जरूरत होती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वास्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्सक्रीशन। यह प्रक्रिया करने का मतलब कि कोशिकाओं से निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को जीवों के शरीर से, जीवित सजीवों के शरीर से जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है, इसे एक्सक्रीशन का नाम दिया जाता है, निष्कासन का नाम दिया जाता है। बहिर्गमन इसे कहते हैं, हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। द सिस्टम इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, यही है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी मानव निष्कासन तंत्र। ठीक है, मानव निष्कासन तंत्र, इसे हम लोग मानव बहिर्गमन तंत्र भी बोल सकते हैं। निष्कासन तंत्र, हृदय का आंतरिक व्यू है, आंतरिक दृश्य है। ठीक है, और ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। इन ह्यूमन बींग्स
उपयोगी और उपयोगी पदार्थ को छांटने का काम किडनीज करती हैं, दोनों तरफ जो दो किडनियां होती हैं। फ्रॉम ब्लड व्हेन इट रीचेस टू किडनीज, ब्लड जब किडनी में पहुंचता है तो यूजफुल और अनयूजफुल सब्सटेंस को ये सेलेक्ट करने का काम करती है, छांटने का काम करती हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, और जो हमारे उपयोगी पदार्थ हैं ब्लड के द्वारा फिर उनका उपयोग कर लिया जाता है। द वास्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन, और जो वर्ज्य पदार्थ हैं जो वाटर में मौजूद होते हैं, ठीक है, द वास्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, वर्ज्य पदार्थ जो अपशिष्ट पदार्थ जो वाटर में वो जो वर्ज्य पदार्थ हैं वो वाटर में मिल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, और जो हमारे शरीर से यूरिन मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। फ्रॉम द किडनीज, किडनी से, ब्रिक से, किडनी को हम लोग हिंदी में ब्रिक बोलते हैं, ठीक है, किडनी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रिक कहेंगे, ब्रिक, जिसे हम लोग ब्रिक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ब्रिक हम लोग बोलेंगे। कहने का मतलब है कि फ्रॉम द किडनी, किडनी से द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, हम लोग का मूत्र जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, मूत्राशय में जाता है, यही यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर है, इसे हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर, एक ट्यूब लाइक रचना होती है जिसे हम लोग यूरेटर कहते हैं, इसके माध्यम से जो क्या जाता है, इसमें जाता है, ब्लैडर में जाता है हम लोग का मूत्र, ठीक है, यहाँ खुली रहेगी, इट स्टोर्ड इन द ब्लैडर, ये ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी, और ये यूरिनरी के द्वारा पास होता है, बाहर निकाला जाता है। ओपनिंग एट द एंड ऑफ मस्कुलर ट्यूब, जिस यूरिनरी के आगे जो है ओपनिंग होता है, खुली हुई रचना होती है, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, इस यूरेथ्रा के द्वारा इस शरीर से बाहर निकाला जाता है। द किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह किडनी, यूरेटर, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और यूरेथ्रा मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। नॉर्मली ए पर्सन पासेस अबाउट 1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर, कहने का मतलब सामान्यतः एक मनुष्य 24 घंटा में 1 से 2 लीटर मूत्र का त्याग करता है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% वाटर प्रोडक्ट। क्या होता है कि मानव के मूत्र में 90% वाटर, 90% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% वाटर प्रोडक्ट होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है। समटाइम्स ए पर्सन्स किडनी में फेल, कभी कभी किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ इंजुरी, ठीक है, किसी घटना के चलते, किसी चोट के चलते। सो वास्ट प्रोडक्ट्स दैट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड, इसलिए अपशिष्ट पदार्थ जो ब्लड में मिले होते हैं, ठीक है, ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड, ऐसा व्यक्ति कहने का मतलब जीवित नहीं रह पाता जब तक कि उसके शरीर के ब्लड को फिल्टर नहीं किया जाए, फिल्टर न किया जा सके। पीरियोडिकली थ्रू द आर्टिफिशियल किडनी, यानी कि उसके लिए क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल किडनी का प्रोवाइड किया जाता है, व्यवस्था किया जाता है, ताकि उसके ब्लड को फिल्टर किया जा सके। अगर किडनी रहेगी तो क्या अपशिष्ट पदार्थ ब्लड में ही मिल जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता। ये किडनी के द्वारा जो ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों को छानने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को, दिस प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस, इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, अपवहन क्रिया कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस इन प्लांट, अब पौधों में भोजन पदार्थों का वहन पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। पौधों में भोजन पदार्थों के वहन के लिए, ठीक है, 2 वाहिनियां होती हैं, पौधों में भी मनुष्य की तरह ब्लड वेसल्स होती हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स नीड वाटर, मिनरल एंड फूड, मनुष्य की तरह पौधों के भी शरीर की सभी कोशिकाओं को क्या, भोजन,
नीड वाटर मिनरल और फूड, उन्हें भी जल, खनिज लवण और भोजन की जरूरत होती है। ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूव्स दीज मटेरियल थ्रू आउट द प्लांट, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक वहन तंत्र उनके शरीर में इन सारे पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग तक वहन करता है। The roots absorb water and mineral from soil, जड़ें जो है मिट्टी से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू स्टेम, और इन्हें तनाव तक पहुंचाती हैं। वाटर एंड मिनरल लीड्स टू लीव्स प्रिपेयर फूड, और इन तनाव से होते हुए वाटर एंड मिनरल पत्तियों तक पहुंचता है जहां पौधों का भोजन तैयार होता है। विद द हेल्प ऑफ दीज कंस्टिट्यूएंट्स, इन तत्वों की घटकों की मौजूदगी में फ्लोवरिंग प्लांट्स हैव ए वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो पुष्पीय पौधे हैं उनमें एक बहुत ही विकसित ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसे हम वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। वाहिका तंत्र, जिसके हम लोग नाम देंगे वाहिका तंत्र कह सकते हैं। ठीक है, संवहन तंत्र इसको हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम। द वैस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, और ये संवाहिकाएं जो भी होती हैं, ये जाइलम और फ्लोएम दो नाम है इनका, दो तरह की होती है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल अपवार्ड फ्रॉम द रूट, जाइलम वाहिकाएं जो होती हैं वो जड़ों से, ये जाइलम है, ये जड़ों से क्या होती है, इनर भाग में जाइलम होती है। ठीक है, जड़ों से ये क्या करती हैं, ये जड़ों से वाटर और मिनरल को पौधों के जड़ों से स्टेम तक पहुंचाते हैं, और स्टेम से वाटर मिनरल पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, स्टेम से पत्तियों तक पहुंचता है। और जो फ्लोएम वाहिकाएं हैं, जो पत्तियों में भोजन तैयार हो जाता है, तो तैयार भोजन को पौधों की सारी कोशिकाओं को पत्तियों से होते हुए आती है तनाव तक, तनाव से जड़ों तक की कोशिकाओं को, यानी कि उनकी सारी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल अपवार्ड फ्रॉम द रूट्स, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज से निर्माण हो जाता है। पौधों में फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, 6CO2 + 6H2, यही प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में। ये क्लोरोफिल में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल एंड इन द सनलाइट, इन सनलाइट presence of sunlight, क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो यही है, ये फोटोसिंथेसिस का फोटोसिंथेसिस में बनता है, ये फोटोसिंथेसिस है, यही है पौधों का प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। Photosynthesis in plants. Vascular tissue toward from the roots to the tip of the leaves. Vascular tissues उपस्थित होते हैं जो कि फ्रॉम द रूट्स टू द टिप ऑफ द लीव्स। ठीक है, जो रूट से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। द सेल ऑफ जाइलम आर जॉइंड इनटू एंड फॉर्मिंग लॉन्ग ट्यूब। जाइलम की जो है, जाइलम वाहिकाएं जो है लंबी ट्यूबनुमा वाहिकाएं होती हैं। सिमिलरली फ्लोएम सेल्स आल्सो फॉर्म लॉन्ग ट्यूब। जो फ्लोएम सेल्स हैं वो भी लंबी वाहिकाएं होती है, लंबी नलिकानुमा रचनाएं होती हैं, कोशिकाओं में विकसित होती हैं। नलिकानुमा लंबी
लंबी नलिकानुमा कोशिकाओं में विकसित होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, पौधों में भोज्य पदार्थों के वहन के लिए। जो है जाइलम और फ्लोएम दोनों लॉन्ग ट्यूब में विकसित होते हैं, लॉन्ग ट्यूब में डेवलप होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल साल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स टेक प्लेस थ्रू द जाइलम। जो है वाटर और मिनरल का जो है पौधों की जड़ों से तना और पत्तियों तक जाइलम के माध्यम से वहन होता है। एंड द रूट सेल्स absorb water and mineral salts continuously from the soil. This produce a force that pushes the water apart. इन जाइलम वाहिकाओं में जड़ों के द्वारा एक तरह का बल आरोपित होता है, एक तरह का फोर्स लगता है जो वाटर और मिनरल को ऊपर की तरफ धकेलता है, और उसी दबाव से, उसी फोर्स के चलते, उसी धक्का के चलते यूं कहें या फोर्स के चलते जो वाटर और मिनरल जो है जड़ों से तनाव से होती है पत्तियों तक पहुंचता है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ, और ये फोर्स कैसे क्रिएट होता है उसको हम लोग देखना है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ, यानी जो पौधों की पत्तियों से इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, जो पत्तियों के ऊपर जो रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, या पौधों की स्टेम पे जो छिद्र होते हैं, छिद्रनुमा जो रचनाएं होती हैं जगह जगह पौधों की स्टेम पे जो छिद्रनुमा बगल में रचनाएं होती हैं, या पौधों की पत्तियों पे जो छिद्रनुमा रचनाएं होती हैं, इनके माध्यम से पौधों में इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो पत्तियों द्वारा जब जो वाष्पोत्सर्जन की पत्तियों में प्रक्रिया होती है, वही क्या करता है, सरफेस आल्सो प्रोड्यूसेस ए पुलिंग, वही एक तरह का पुलिंग फोर्स, खिंचाव बल का निर्माण करता है, जो पत्तियों तक जो पत्तियों से वाष्प उत्सर्जित होने की प्रक्रिया होती है, जो सनलाइट की उपस्थिति में। तो सनलाइट की मौजूदगी के चलते पत्तियों से जो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, वही वाष्प आपके कहाँ से आएगा, पत्तियों में वाष्प जड़ों से ही आएगा, क्योंकि जल तो जमीन के अंदर है, ठीक है। तो वही जल को पत्तियों द्वारा जल उत्सर्जित करने के लिए क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस में एक पुलिंग फोर्स का निर्माण होता है, जो पौधों की जड़ों से जल को पत्तियों तक लाता है, और जहां से कि जल इवेपोरेट होता है, और वही जल जो आता है तो पौधों का भोजन, उस जल के मतलब जल और खनिज लवण से, जल और उसके साथ खनिज लवण आता है पत्तियों तक, और उसकी मौजूदगी में पौधों का भोजन बनता है बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसी ऑक्सीजन को सारे हम लोग जीव जंतु लेते हैं अपने रेस्पिरेशन में, और दोनों प्लांट्स एनिमल्स दोनों मतलब कि जीवित रहते हैं। अब हम लोग द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और इस तरह जब पत्तियों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है, इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है, वाटर एंड मिनरल पत्तियों तक पहुंचता है, फोटोसिंथेसिस सनलाइट की मौजूदगी में, और क्लोरोफिल जो पत्तियों पहले से मौजूद होता है पीगमेंट, वो सब इन सारे घटकों की मौजूदगी में, ठीक है। जब पत्तियों में फोटोसिंथेसिस हो जाता है, भोजन बन जाता है पौधों का, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधों की पत्तियों में भोजन बना भोजन उनके शरीर के सारे भागों में पहुंचता है, इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन, एक घोल के रूप में पहुंचता है थ्रू फ्लोएम, और इसको ढोने का, पौधों में बने भोजन को, पत्तियों में बने भोजन को ढोने का काम क्या कौन करता है, तो फ्लोएम वाहिकाएं, ठीक है। ढोने का काम फ्लोएम करती है, फ्लोएम वाहिकाएं करती है। घोल के माध्यम से पहुंचता है, घोल के रूप में पहुंचता है फ्लोएम वाहिकाओं के द्वारा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का ट्रांसपीरेशन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। प्लांट एब्सॉर्ब मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, पौधे जो है मिट्टी से वाटर और मिनरल को, जल और खनिज लवण को एब्सॉर्ब करते हैं। पौधे मिट्टी से जल और खनिज लवण को एब्सॉर्ब करते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर इज यूज्ड टू मेक फूड, बट सम वाटर इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर,
अधिकांशतः जल का प्रयोग पौधों के भोजन बनाने के लिए प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन कुछ जल वाष्प के रूप में उनके स्टोमाटा में पत्तियों में जो छिद्र बने होते हैं, रंध्र बने होते हैं, उनमें बच जाता है। स्टोमाटा में, पत्तियों की स्टोमाटा में, लेंटिकल्स में ऑफ द स्टेम, जो तनाव पर जो छिद्र बने होते हैं उन्हें लेंटिकल कहा जाता है। ये लेंटिकल हम नाम देंगे, लेंटिकल्स। पत्तियों के केस में इन्हें स्टोमाटा बोलते हैं हम लोग। लेंटिकल्स में जो तनाव पर छिद्र होते हैं लेंटिकल्स में रह जाता है। एंड फ्रूट्स, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और इन तनावों पर जो छिद्र बने होते हैं उनमें जो जल रह जाता है, जो पत्तियों की स्टोमाटा में जो जल वाष्प के रूप में रह जाता है, ये क्या करता है कि ये जल जल जो रह जाता है जलवाष्प के रूप में। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लिविंग प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये सनलाइट के चलते, सूर्य के प्रकाश के चलते इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, जिससे ये जल जो है पत्तियों या तनाव पर जो छिद्र मौजूद होते हैं उनमें जो जल बचा रह जाता है वो वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है पौधों से। इस प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स सक्शन पूल, एक तरह का खिंचाव बल का निर्माण करता है, व्हिच कैन पुल वाटर टू ग्रेट थिंग्स इन द टाल ट्रीज एज वी सक सॉफ्ट ड्रिंक्स थ्रू स्ट्रा। करा कि ये एक तरह का खिंचाव बल का निर्माण करता है, एक तरह का चूसण बल, चूसण खिंचाव एक तरह का निर्माण करता है, जिस खिंचाव बल के चलते ही लंबे से लंबे वृक्षों जैसे कि ताड़ का वृक्ष हो गया, पाम ट्री हो गया, इनके पत्तियों तक भी पौधों के मतलब कि जड़ों से खनिज लवण उनकी पत्तियों, लंबे से लंबे वृक्षों की पत्तियों तक भी पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग ठीक उसी तरह समझ सकते हैं जैसे कि हम लोग किसी लंबे बोतल में भी अगर ड्रिंक कोई पदार्थ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रो, एक तिनके के माध्यम से, तिनके की जैसी पतली अगर पाइप रहती है उससे हम लोग उसे सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं। अगर हम लोग ड्रिंक करना चाहें, पीना चाहें, किसी लंबे बोतल में कोई कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है तो हम लोग एक तिनके से स्ट्रा पतली एकदम पाइप से हम लोग खींच लेते हैं, पी लेते हैं। इसी तरह ये क्या करता है कि पत्तियों में स्टोमाटा जो होते हैं जिनमें वाइटल वेपर मौजूद होते हैं, फोटोसिंथेसिस के उपरांत जो बचे होते हैं या तनाव के जो छिद्र होते हैं जिनमें वाइटल वेपर मौजूद होते हैं, वो सनलाइट की उपस्थिति में उनका इवेपोरेशन होता है। ये एक तरह का सकिंग फोर्स, सब पुल फोर्स का निर्माण करते हैं, सकिंग पुलिंग फोर्स का निर्माण करते हैं, सकिंग पुल फोर्स का निर्माण करते हैं, ये यानी कि चूसण खिंचाव बल का निर्माण करते हैं, जो कि लंबे से लंबे वृक्षों की पत्तियों तक भी जड़ों से खनिज लवण को मतलब कि पहुंचा देता है। ये बल वहां तक भी ले जाने के लिए क्या करता है, एक तरह का खिंचाव आरोपित करता है पौधों की वाहिकाओं में। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट्स। जो पौधों से वाष्प उत्सर्जन होता है ये पौधों को ठंडा भी रखता है, इसलिए हमें वृक्षों के नीचे ठंडक का अनुभव होता है, क्योंकि वृक्षों से हमेशा इवेपोरेशन का प्रोसेस होते रहता है। उनकी पत्तियों से तनाव पर जो छिद्र होते हैं उससे जलवाष्प जो है निकलते रहते हैं, इसलिए पौधों के आसपास हमें ठंडक महसूस होती है। यही प्रोसेस, ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस ही पौधों को कूल रखता है, ठंडा रखता है। अब आप इंपोर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन हम लोग पढ़ेंगे, पौधों के वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स वेयर दे फॉर्म द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो है क्या करता है, पौधों की जड़ों से जल और खनिज लवण को, मिट्टी में स्थित जल और खनिज लवण को पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने में, कच्ची भोजन पौधों के लिए कच्ची सामग्री को, पौधों के भोजन निर्माण के लिए कच्ची सामग्री को मिट्टी में अवस्थित जल और खनिज लवण जो उनके भोजन के लिए कच्ची सामग्री है उन्हें पत्तियों तक पहुंचाने में मदद करता है। यही ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन प्रोड्यूसेस ए कूलिंग इफेक्ट।
ट्रांसपिरेशन एक कूलिंग इफेक्ट यानी शीत प्रभाव का भी निर्माण करता है, which help in preventing hot sunlight from damaging delicate cell। जो क्या करता है कि एकदम हॉट सनलाइट मतलब कि सूर्य के ताप से, गर्म सूर्य के ताप से पौधों की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है। ये पौधों को ठंडक रखने में भी मदद करता है। एक कूलिंग इफेक्ट शीत प्रभाव का भी निर्माण करता है, जिसके चलते पौधों की कोशिकाएं जो है, जो नवजात कोशिका होते पौधों की, वो नष्ट नहीं होने पाती, क्षति नहीं होने पाती, उनका क्षति नहीं होने पाता। ठीक है, क्षतिग्रस्त नहीं होने पाती। इस तरह आप लोगों का चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, फिगर बना